एक गांव में रागिनी नाम की एक लड़की रहती थी। रागिनी बहुत ही लालची और घमंडी लड़की थी, क्योंकि उसके माता पिता के पास ज्यादा पैसे न होने के कारण वो ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर पाती थी। रागिनी अपनी सहेलियों के साथ भी ठीक से बात नहीं करती थी और वो बस अमीर होने के सपने देखा करती थी। रागिनी जिस स्कूल में पढ़ती थी, उसके झगड़ालू स्वभाव की वजह से वहाँ भी उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो स्कूल भी अकेले ही आया जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन रागिनी स्कूल जा रही थी, तभी उसने देखा कि रास्ते पर एक खरगोश घूम रहा है। वो खरगोश दिखने में बहुत ही सुंदर था। उस खरगोश को देखकर रागिनी वहीं पर रुक गई और मन ही मन सोचने लगी, ये खरगोश तो कितना सुंदर है। मैं एक काम करती हूँ, मैं इस खरगोश को पकड़ लेती हूँ, फिर किसी को इसे बेच दूंगी, इससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। ये सोचकर रागिनी उस खरगोश को पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही वो खरगोश को पकड़ने गई, वो खरगोश वहाँ से भाग गया। ये देखकर रागिनी को बहुत गुस्सा आ गया। ठीक है शैतान खरगोश, तुझे क्या लगता है मैं तुझे पकड़ नहीं पाऊंगी? मैं आज तुझे कैसे भी पकड़ कर ही रहूंगी। ये बोलकर रागिनी उस खरगोश का पीछा करने लगी, लेकिन वो खरगोश भागते हुए एक जंगल के अंदर चला गया। रागिनी भी भागते भागते उस जंगल के अंदर चली गई। रागिनी को पता भी नहीं चला कि वो जंगल के अंदर पहुंच गई है। तभी रागिनी देखती है कि वहाँ पर एक कुआं है। उसके सामने पहुंचकर वो खरगोश वहाँ से गायब हो गया। रागिनी उस खरगोश को ढूंढने लगी, तभी रागिनी को एक आवाज सुनाई दी। लगता है इस कुएं के अंदर कुछ है, मुझे यहाँ छुपकर पता करना होगा, नहीं तो उसे पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ। ये सोचकर रागिनी उस कुएं के पास एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गई। वो जब उस पेड़ के पीछे छुपी हुई थी, तब उसने देखा कि उस कुएं के अंदर से 3 बहुत ही सुंदर सुंदर परियां आई। ये देखकर रागिनी की आंखें खुली की खुली रह गई। फिर वो आपस में बातें करने लगी। तुम लोगों को याद है कि रानी माँ ने क्या कहा था कि हर रोज सुबह जाकर रानी माँ से हमें मिलकर आना पड़ेगा? हाँ, हमें याद है। आज से हम सभी रानी माँ से मिलने जाएंगे, नहीं तो रानी माँ हमारे ऊपर बहुत गुस्सा हो जाएंगी। हाँ चलो, बात करके कोई फायदा नहीं है, अभी हम लोग जाकर रानी माँ से मिलते हैं। इतना बोलकर तीनों परियां वहाँ से चली गयी, लेकिन रागिनी ये सब देखकर हैरान रह गई और मन ही मन सोचने लगी, मैं इस जंगल में कितनी बार आई गई हूँ, लेकिन मुझे इस कुएं के बारे में कभी भी पता ही नहीं था। अब मैं इस कुएं में जाकर देखती हूँ, यहाँ परियां रहती हैं, तो शायद मुझे कुछ मिल जाए। ये सोचकर रागिनी उस कुएं के अंदर कूद गई। रागिनी जैसे ही कुएं में कूदी तो उसने देखा कि उस कुएं के अंदर पानी नहीं था और वहाँ एक अलग ही दुनिया थी। फिर वहाँ उसे एक बड़ा सा महल दिखाई दिया। इतना बड़ा महल रागिनी ने पहले कभी नहीं देखा था। लगता है इसी महल में ही वो तीनों परियां रहती हैं। फिर तो इस महल में बहुत सारे खजाने भी रखे होंगे। चलो इस महल के अंदर जाकर ढूंढती हूँ। इतना सोचकर रागिनी महल के अंदर चली गई। वो महल बाहर से जितना सुंदर था, अंदर से और भी ज्यादा सुंदर था। वहाँ सब कुछ सोने का था। ये देखकर रागिनी के होश उड़ गए और वो उस महल के अंदर खजाना ढूंढने लगी। तब उसे एक बड़ी सी अलमारी दिखी। रागिनी वहाँ जाकर जैसे ही उस अलमारी को खोलती है तो वो देखती है कि अलमारी सोने के सिक्कों से भरी हुई है। ये देखकर रागिनी खुशी से पागल हो गई, लेकिन जब वो सोने के सिक्के वहाँ से लेने गई, तब उसके मन में लालच आ गया। अगर मैं ये सारे सोने के सिक्के एक साथ लेकर चली जाऊंगी तो परियों को शक हो जाएगा और वो लोग अपनी जादुई शक्ति से मुझे पकड़ ही लेंगे। इसलिए रोज यहाँ थोड़ा थोड़ा करके सोने के सिक्के मैं लेकर जाऊंगी, फिर किसी को मेरे ऊपर शक भी नहीं होगा। ये सोचकर रागिनी सोने के सिक्के अपने हाथों में ले लेती है और फिर वहाँ से अपने घर वापस चली जाती है। रागिनी के जाने के कुछ देर बाद ही वो तीनों परियां भी वापस आ जाती है। उस दिन से रोज सुबह रानी परी से वो मिलने जाती, तब वहाँ से थोड़े थोड़े सिक्के चुराकर रागिनी अपने साथ अपने घर लेकर जाती थी।
कुछ दिनों में ही रागिनी ने बहुत सारा सोने का सिक्का जमा कर लिया और उसने उन सोने के सिक्कों से अपने लिए आलीशान बंगला बना लिया और एक बड़ी सी गाड़ी भी खरीद ली। गांव वालों को भी ये बात हजम नहीं हो रही थी। उस गांव में ही रागिनी की दो सहेलियां रहती थी। रागिनी को इतनी जल्दी जल्दी तरक्की करते हुए देखकर वो दोनों एक दिन रागिनी के पास गई और जाकर रागिनी से कहती है, रागिनी, हमें तुझसे कुछ बात करनी है, क्या तू हमारे साथ थोड़ी देर बात कर सकती है? नहीं, मुझे तुम जैसे गरीब लोगों के साथ बात नहीं करनी। तुम लोगों को पता नहीं है क्या कि मैं अब क्या हूँ? हाँ, पता है, इसीलिए हम तुझसे बात करने आए हैं। रागिनी, तो इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर रही है? क्या कोई गलत काम कर रही है? पैसों के लालच में जो गलत काम करते हैं वो जिंदगी भर पछताते हैं। चल, ज्यादा ज्ञान मत दे, मुझे पता है तुम दोनों मेरी तरक्की देखकर मुझसे जल्दी हो। अब निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं लात मारकर तुम लोगों को यहाँ से भगा दूंगी। ये कहकर रागिनी उन दोनों को धक्का देकर उस परियों के कुएं के पास चली गई सोने के सिक्के चुराने के लिए। लेकिन उसकी एक सहेली दूसरी से कहती है, मैंने देखा है कि ये हर रोज जंगल की तरफ जाती है, हमें इसका पीछा करना चाहिए। मुझे लगता है इसके बारे में सब कुछ हमें पता चल जाएगा। दोनों बात करके रागिनी की दोनों सहेलियां उसका पीछा करने लगी। रागिनी का पीछा करते करते दोनों सहेलियां परियों के उस जादुई कुएं के पास पहुंच गयी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि रागिनी उस कुएं के अंदर चली गई। ये देखकर उसकी दोनों सहेलियां हैरान रह गईं और आपस में बातें करने लगी। देखा, मैंने कहा था ना, ये रागिनी कुछ ऐसा कर रही है जो कि सही नहीं है। अभी हमें यहाँ छुपकर सब कुछ पता करना पड़ेगा। हाँ, तुमने सही कहा, हमें अंजलि की सच्चाई पता चल जाएगी। चलो, हम लोग इस पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। इतना बोलकर दोनों सहेलियां एक पेड़ के पीछे छुप जाती हैं। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि रागिनी नीचे से बहुत सारा सोने का सिक्का लेकर बाहर आ रही है। फिर रागिनी सभी सोने के सिक्कों को लेकर अपने घर की तरफ चली गई। लगता है ये कोई जादुई कुआं है। लगता है रागिनी यहाँ से सोने के सिक्के चुरा कर ले जाती है। शायद इस जादुई कुएं की मालकिन कहीं पर गई है। हमें उनके आने का इंतजार करना चाहिए, फिर हम उनको सारी सच्चाई बता देंगे। ये सोचकर वो दोनों सहेलियां कुएं के सामने खड़ी रहीं। कुछ देर बाद जब तीनों परियां वहाँ पर आईं, जैसे ही उन दोनों लड़कियों को उन्होंने देखा तो तीनों परियां बहुत गुस्सा हो गयीं। कौन हो तुम लोग? इस जगह पर कैसे पहुँचे? तुम दोनों किस मतलब से यहाँ आई हो? जल्दी बताओ, नहीं तो हम जिंदगी भर के लिए तुम दोनों को बंदरिया बना देंगे। ये सुनते ही रागिनी की दोनों सहेलियां डर गईं। तब उन्होंने उन तीनों को सब कुछ बताया। फिर उन परियों ने कहा, तुम लोगों ने हमारी बहुत मदद की है, आप देखना कल हम उस लड़की का क्या हाल करते हैं। ये सुनकर वो दोनों सहेलियां वहाँ से चली गयी। अगले दिन वो तीनों परियां रागिनी को पकड़ने के लिए प्लान बनाने लगी। आज हमें उस लड़की को पकड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो वो फिर से हमारे सोने के सिक्के चुरा लेगी। हम सब जब रानी परी से मिलने जाते हैं तब वो लड़की यहाँ चोरी करने आ जाती है। हम आज कुछ ऐसा करेंगे कि वो आज यहाँ से भागकर नहीं जा पाएगी। ये सोचकर तीनों परियों ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और उस कुएं के चारों तरफ जादुई जाल बिछा दिया। वो जाल किसी को भी नहीं दिख सकता था। तीनों परियां जादुई जाल बिछाकर वहाँ से चली गयी। हमेशा की तरह तीनों जैसे ही रानी परी से मिलने गयी तो रागिनी उस कुएं के पास आ गयी परियों के जादुई सोने के सिक्के चोरी करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो उस जादुई कुएं के पास आई, उस जाल ने उसे बिजली के झटके दिए और वहीं पर रागिनी बेहोश होकर जमीन पर गिर गयी। कुछ देर बाद उन तीनों परियों ने वापस आकर रागिनी को पकड़ लिया। फिर उसको परियों के जेल में डाल दिया। फिर परियों ने उसकी दोनों सहेलियों को अच्छे काम के लिए इनाम दिया और अंजलि को हमेशा हमेशा के लिए जेल में डाल दिया। सदियों पुरानी बात है। ये कहानी सपना नाम की एक लड़की की है। सपना जब 8 साल की थी तभी उसके माता पिता का एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया था।
जिसके बाद पुलिस वाले उसके रिश्तेदारों में से सपना की मौसी को फोन करते हैं और जब ये बात उसकी मौसी को पता चलती है तो वो भागी भागी वहाँ पर आ जाती है और अपनी बहन को ऐसी हालत में देखकर वो भी फूट फूट कर रोने लगती है। फिर वो किसी तरह सपना को संभालती है और उसे अकेला देख उसे अपने घर ले आती है। सपना की मौसी साधना की भी अपनी एक बेटी थी डॉली, लेकिन साधना सपना को अपने घर में बहुत ही प्यार से रखती थी, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। लेकिन वही डॉली सपना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ये सब देखकर साधना काफी हैरान हो जाती है। उसके बाद वो किसी तरह से सपना को चुप कराती है और उसे सुला देती है। उसके बाद साधना अपनी बेटी डॉली को भी समझाती है, लेकिन डॉली कहाँ किसी की सुनने वाली थी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और अब दोनों बहनें बड़ी हो जाती है। जहाँ सपना दिखने में काली और बदसूरत थी, वही डॉली बेहद खूबसूरत थी और वो हर वक्त बस अपना मेकअप ही किया करती थी। लेकिन अब भी वो सपना से उतनी ही नफरत करती थी। ऐसे ही एक दिन डॉली अपनी माँ से आकर कहती है, माँ मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ, मुझे कुछ नई ड्रेसेस लेनी है। ठीक है बेटी, तुम सपना को भी अपने साथ में लेकर जाओ, वो भी अपने लिए कपड़े खरीद लेगी। माँ आपको पता है ना, मुझे ये सपना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप मुझे उसके साथ क्यों भेजती हो? ऐसा नहीं बोलते बेटा, ये तुम्हारी ही बहन है, तुम्हें इससे प्यार करना चाहिए। माँ मैंने कितनी बार कहा है और अब फिर से कह रही हूँ, ये काली कलूटी मेरी बहन नहीं है। बेटा रंग रूप से कुछ भी नहीं होता, बस इंसान का मन साफ होना चाहिए। माँ मैंने बोला ना, मैं इसको अपने साथ में नहीं लेकर जाऊंगी, नहीं तो सभी लोग मेरा मजाक बनाएंगे। डॉली के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर सपना रोने लगती है। ये देखकर साधना को बहुत गुस्सा आता है। ठीक है मत जा, मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दूंगी और सपना को मैं अपने साथ ही शॉपिंग पर ले जाऊंगी। लेकिन माँ, फिर सपना और साधना शॉपिंग के लिए निकल जाती है और डॉली वहीं खड़ी गुस्से में बस उन्हें देखती ही रह जाती है। वो दोनों शॉपिंग करके मजे से वापस आ रही थी कि तभी अचानक से सपना और साधना का एक्सीडेंट हो जाता है। सपना को बहुत मार लगती है, लेकिन डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, पर साधना का वहीं पर देहांत हो जाता है। जब ये खबर डॉली को मिलती है तो वो बहुत रोती है। वहीं सपना को जब होश आता है तो वो साधना के बारे में पूछती है, तो डॉक्टर उसे सब कुछ बताते हैं, जिसे सुनकर वो भी बहुत रोती है। फिर वो दोनों बहनें रोते रोते साधना का अंतिम संस्कार कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद सपना का जख्म धीरे धीरे भरने लगता है, पर उन जख्मों में अभी भी बहुत दर्द रहता है। दीदी दीदी आप मुझे दवाई दे दो, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। चुप कर काली कलूटी, तूने सोचा भी कैसे कि मैं तुझे दवाई दूंगी? मुझे तो तू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तू कितनी मनहूस है, जैसे तू अपने माँ बाप को खा गई, वैसे ही तू मेरी माँ को भी खा गई, मनहूस कहीं की। दीदी इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने ऐसा क्या किया? छोटे तो मुझे भी आई थी, भगवान ने मुझे नहीं उठाया, तो इसमें मेरी क्या गलती है दीदी? चुप कर, मैं तेरी कोई दीदी वीदी नहीं हूँ। अब से तू मुझे दीदी मत बोला कर, ठीक है? अब जाकर मेरे लिए खाना बना कर ले आ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। पर दीदी मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैंने आपको बताया है ना? मुझे कुछ भी नहीं पता, तेरे सर में दर्द है और काम तुझे अपने हाथों से करना है, तो जा सीधे से जाकर मेरे लिए खाना बना कर ला। और याद रहे, अब से घर का सारा काम तू ही करेगी, तू अब से हमारे घर की नौकरानी है, समझी तू? फिर क्या, सर में दर्द होने के बाद भी बेचारी सपना को घर के काम करने पड़ते हैं। इस तरह समय बीत जाता है। एक दिन डॉली अपने दोस्त की पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी सपना उसके लिए वहाँ चाय लेकर आती है, पर अचानक से वो चाय डॉली की ड्रेस पर गिर जाती है। ये देखकर डॉली गुस्से से लाल हो जाती है और उसकी बहुत पिटाई करती है।
काली कलोटी, तूने मेरी ड्रेस को छुआ भी कैसे? तुझे पता भी है मैं इतनी अच्छी पार्टी में जा रही थी और तूने मेरी ड्रेस ही खराब कर दी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। प्लीज दीदी, मुझे माफ कर दो, मैं इसे अभी साफ कर दूंगी, प्लीज। फिर सपना रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। वहीं डॉली भी कोई दूसरी ड्रेस पहनकर अपने दोस्त की पार्टी में चली जाती है। माँ, पिताजी, आप मुझे अकेला क्यों छोड़कर चले गए? डॉली दीदी मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अगर आप लोग मुझे अपने साथ ले जाते तो आज मेरे साथ इतना बुरा नहीं होता। सपना ये सब कह ही रही थी कि तभी वहाँ पर सपना की माँ की आत्मा प्रकट होती है। सपना, मेरी प्यारी बेटी, तुम तो बहुत बहादुर हो, ऐसे रोते नहीं है बेटा। अपनी माँ की आवाज सुनकर सपना इधर उधर देखने लगती है और अपने सामने अपनी माँ को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। माँ आप वापस आ गई? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी माँ। अब आप मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना। बेटा, मुझे जाना तो पड़ेगा ही। मैं बस यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक कुआं है, तुम उस कुएं के पास जाना तो वो कुआं तुम्हें एक जादुई फ्रॉक और सैंडल देगा। उस फ्रॉक और सैंडल को पहनकर तुम बहुत ही सुंदर हो जाओगी और तुम्हारे सभी काम अपने आप ही हो जाएंगे। चलो बेटा, अब मैं चलती हूँ। उसके बाद सपना की माँ वहाँ से गायब हो जाती है। फिर सपना जल्दी से उस कुएं के पास जाती है। वो जैसे ही कुएं के पास पहुँचती है तो उस कुएं से जादुई फ्रॉक और सैंडल निकलते हैं। जिसके बाद सपना वो फ्रॉक और सैंडल लेकर वापस आ जाती है और घर आकर वो फ्रॉक और सैंडल को कहीं पर छुपा देती है। फिर जब सुबह होती है तब सपना वो जादुई फ्रॉक और सैंडल पहन लेती है और उन्हें पहनकर वो जब किचन में जाती है तो घर के सारे काम अपने आप ही होने लगते हैं और अचानक से सपना का रंग भी बिल्कुल गोरा हो जाता है। सपना उस फ्रॉक और सैंडल में बहुत ही सुंदर लग रही थी, लेकिन वही डॉली ये सब देखकर बोलती है, अरे इस काली कलोटी का फ्रॉक और सैंडल कितना सुंदर है और ये इतनी सुंदर कैसे हो रही है? कोई तो बात है। सपना जब किचन में काम कर रही थी तो डॉली चुपके से देखती है कि सपना बस आराम से खड़ी है और सभी काम अपने आप ही हो रहे थे। डॉली ये सब देखकर बहुत चौंक जाती है। अरे ये कैसे हो रहा है? फिर अगले दिन डॉली सपना के पास जाती है और वो फ्रॉक और सैंडल उससे मांगने लगती है। सपना, मेरी प्यारी बहन, ये फ्रॉक और सैंडल तो बहुत ही सुंदर है, इसे तुम मुझे दे दो। नहीं दीदी, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, ये फ्रॉक और सैंडल मैं आपको नहीं दे सकती। इस तरह सपना उसे फ्रॉक और सैंडल देने से मना कर देती है। ये सुनकर डॉली गुस्से से पागल हो जाती है और सपना को बहुत मारती है और उससे उसकी फ्रॉक और सैंडल भी छीन लेती है। वही बेचारी सपना बहुत रोने लगती है। डॉली सोचती है कि ये फ्रॉक और सैंडल मैं पहनूंगी तो मैं भी बहुत ज्यादा खूबसूरत और सुंदर हो जाऊंगी और उसके सभी काम अपने आप ही हो जाएंगे। फिर वो खुशी खुशी उस फ्रॉक और सैंडल को पहन लेती है, पर उसके साथ उल्टा ही होता है और डॉली बहुत काली और बदसूरत हो जाती है। वो जैसे ही अपना इतना बदसूरत और काला रूप देखती है तो वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगती है और भागती हुई सपना के पास आती है। काली कलोटी, ये क्या हुआ? मेरा रंग इतना काला कैसे हो गया? तूने ऐसा क्या किया है? पर दीदी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपने लालच किया इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। ये सुनकर डॉली को अपने किए पर पछतावा होता है कि उसने हमेशा बस सपना को परेशान किया है। फिर वो सपना से अपने किए की माफी मांगने लगती है, पर सपना अपनी दीदी डॉली को माफ कर देती है। तभी फिर से जादू होता है और डॉली अपने असली रूप में वापस आ जाती है। उसके बाद वो दोनों बहनें खुशी से नाचने लगती है, जिसके बाद डॉली सपना का फ्रॉक और सैंडल उसे वापस दे देती है। उस दिन के बाद से वो दोनों बहनें जादुई फ्रॉक और सैंडल के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है।